अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल सनी सेंटर वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, शुक्रिया। तो आइए सुनते हैं आज की खौफनाक कहानी। मैं किचन में जैसे ही दाखिल हुई तो हैरान रह गई, क्योंकि वहाँ मौजूद सब्जियां कटी हुई थीं। मुझे हैरानी के साथ साथ खुशी भी हुई कि चलो कोई तो है इस घर में जो मेरा थोड़ा बहुत एहसास कर लेता है। ये सोचते ही एक खुशी का एहसास मेरे पूरे जिस्म में सरायत कर गया। मैंने सोचा, आखिर किसने ये नेकी की होगी? शायद छोटी नंद ने, क्योंकि वो अक्सर मेरी थोड़ी बहुत मदद कर दिया करती थी। शम्मा के मतलब सोचकर मैं आगे भरी और जल्दी जल्दी सालन पका दिया। इसके बाद मुझे काफी काम करने थे और सास ऊपर से अपना हुक्म अलग चलाने के लिए मौजूद थी। ये बात दिमाग में आते ही मैंने झुटकी, क्योंकि वालिदैन ने रुखसती के वक्त कहा था, किसी के मतलब बुरा मत सोचना, वरना मुश्किलात तुम्हारे लिए ही होंगे। जहाँ तक मुमकिन हो मुस्बत रहने की कोशिश करना। बस इसी बात की तमील करते हुए मैंने सास को बुरा भला कभी नहीं कहा था। सालन बनाकर जल्दी से रोटियां पकाई। आटा मैं पहले ही गूंद के रख चुकी थी। आधे घंटे के अंदर अंदर खाना तैयार था। वो मैंने मेज पर लगा दिया और सबने वहां आकर खाना खा भी लिया। खाने के बाद जब सारे अपने कामों और कमरों में चले गए तो मैं बर्तन समेटने लगी। शमा भी मेरे साथ ही उठ खड़ी हुई और मदद करवाने लगी। मैंने मुस्कुराकर इसे देखा और कहा, शुक्रिया शमा, तुम मेरा बहुत एहसास करती हो। मगर वो धीरे से बोली, ये बर्तन उठाने में क्या एहसास हुआ? हमने ही खाना खाया है, कम से कम बर्तन तो उठा ही सकते हैं। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, ये भी और सब्जी के लिए भी शुक्रिया। प्लेट उठाता इसका हाथ लम्हे भर को रुका, फिर वो नासमझी से बोली, सब्जी के लिए क्यों शुक्रिया? मेरी प्यारी नंद ने काटी है, इसलिए अगर सब्जी ना कटी होती तो जरूर खाने में देर हो जाती। फिर अम्मा जी मुझे डांटती। मेरे कहने पर वो हैरानी से बोली, नहीं भाभी, मैंने कोई सब्जी नहीं काटी, मैं तो अकेडमी से ही अभी खाने के वक्त पर आई हूँ। मेरी मुस्कुराहट एकदम से सिमट गई। अगर शम्मा तुमने सब्जी नहीं बनाई तो फिर किसने? मैंने चौंकते हुए पूछा तो वो बोली, सही से बताएं कि क्या कह रही है? मैंने बचाया। मैं किचन में गई, आगे सारी सब्जी बनी पड़ी थी, तो मैं बहुत खुश हुई कि तुमने मेरी मदद कर दी है, क्योंकि इस घर में तुम्हारे अलावा कोई भी काम को हाथ नहीं लगाता। ये कहते मेरा लहजा लाशौरी तौर पर धीमा हो गया। वो नहीं नफी में सर हिलाकर बोली, नहीं भाभी, मैंने नहीं किया, शायद अम्मा ने बना दी होगी या फौजिया ने। वो भी जानती थी इस बात में कितनी सच्चाई और कितना मुबालगा है। सास ने कभी अपनी बेटियों की मदद नहीं की थी, तो वो भला क्यों मेरी मदद करती? और रही फौजिया बरी नंद, तो वो सबसे ही मुख्तलिफ थी। इसे अपनी खूबसूरती का बहुत नाज था। हर वक्त इसे ही संवारने में लगी रहती। घर के काम काज में मदद करना तो दूर, इसे किसी काम को करना ही नहीं आता था। रही मेरी देवरानी, तो वो अलग ही खाना पकाना करती थी, और इसे क्या मुसीबत पड़ी थी कि मेरी मदद करती। मैं इसी सोच में मेज से बर्तन उठा चुकी थी। शम्मा ने वो सारे बर्तन सिंक में धोने के लिए रख दिए। मैंने इसे कहा, शम्मा कौन कर सकता है? मुझे तो तजस्सुस हो रहा है, आखिर इतना नरम दिल कौन है यहाँ? मगर वो भी कंधे उचकाकर रह गई। मैं खुद हैरान हूँ, बाला आखिर काफी देर हम दोनों की समझ में ही कोई बात ना आई, तो इस पर मट्टी डालकर मैं किचन समेटने लगी। किचन समेट कर वहां से निकलने लगी तो मुझे अचानक से धुएं की बदबू आई। मैंने जल्दी से चूल्हे को एक नजर देखा तो वहां सब कुछ ठीक था, कुछ भी नहीं जल रहा था। फ्रिज, ओवन सब बंद थे। फिर ये बू कहाँ से आ रही है? सोचते हुए किचन से बाहर आकर मैं कमरे में चली गई। आज अरसलान घर पर नहीं थे और मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं लग रहा था। वो भी मुझे ज्यादा वक्त तो नहीं देते थे, लेकिन जो भी था कम से कम इनके छोटे छोटे काम करते ही दिन का पता नहीं चलता था। मैं धीमी रफ्तार से चलती बिस्तर पर आकर बैठ गई। कमरा बहुत खाली और काट खाने को दौड़ रहा था। चाहिए होते हुए सोने के लिए लेट गई। इस वक्त दोबारा से मुझे धुएं के जलने की बदबू आई तो मैंने उठकर सारा कमरा देखा। कहीं पर भी कोई आग का निशान नहीं था। इसी वक्त कमरे का दरवाजा बजा और शमा आ गई। मैंने इससे पूछा, खैरियत है? तो वो कोई जवाब दिए बगैर मेरे बिस्तर की दूसरी जानब जाकर लेट गई। फिर जुकाम ज़दा आवाज में बोली, भाई घर नहीं है तो सोचा आप अकेली डर रही होंगी तो आपके साथ सो जाऊं। मुझे इस पर बहुत प्यार आया, वो भी तो आखिर इसी घर का हिस्सा थी ना।
तो इतना ख्याल करती थी मेरा, लेकिन बाई को बाकी कोई भी ऐसा नहीं करता था। मैंने इससे एक दो बातें की मगर वो कोई भी जवाब दिए बगैर लेटी रही। मुझे अजीब सा लगा पर मैंने नजरअंदाज करके अपनी जगह पर आकर सो गई। जो भी था इसका इतना एहसान ही बहुत था। बिस्तर पर लेटते ही एक मर्तबा फिर से मुझे वैसे ही शदीद धुएं की बू आई तो मैंने चौंक कर उठ गई। शमा सो रही थी। मैंने महसूस किया इसका लहजा अंदाज सब कुछ बदला हुआ है। वो कभी भी मुझे ऐसे नजरअंदाज नहीं करती थी। शायद थकावट की वजह से ऐसे हो, लेकिन मेरा दिमाग बार बार खतरे की घंटी बजा रहा था कि कुछ तो गलत है, बहुत ज्यादा गलत, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही थी क्या। मैंने आगे भरकर शम्मा से बोलना चाहा तो अचानक से वो बू पूरे कमरे से खत्म हो गई। मैं कंधे उचकाकर रह गई। अचानक से ही मुझे शदीद नींद आने लगी तो मैं जल्दी से लेटकर सो गई। सुबह उठी तो शम्मा बिस्तर पर मौजूद नहीं थी। मैंने सोचा कॉलेज की तैयारी में लगी होगी, सो जल्दी से उठकर नाश्ता बनाने लगी। तभी शम्मा आ गई। इसे मैंने नाश्ता दिया और साथ ही कहा कि तुम मेरा बहुत ख्याल करती हो। वो मुस्कुरा दी और ताजुब से बोली, भाभी अब कितनी बार कहेंगी, मैं कौन सा कोई सारे घर के काम करती हूँ, बस एक दो कर देती हूँ और आपने इसको ही पता नहीं क्या समझ लिया है। मैंने कहा वो तो तुम करती हो, लेकिन जानती हो रात को मैं बहुत घबरा रही थी, अकेली थी ना कमरे में, नींद भी नहीं आ रही थी, मगर जब तुम आई तो फिर मैं बड़े आराम से सोई। तुम बताओ तुम्हें कोई मुश्किल तो पेश नहीं आई। मैंने बात करते करते इसके चेहरे की जानिब देखा तो वो उलझन के अलावा कुछ भी नजर ना आया। क्या बात कर रही हैं? मैं रात को आपके साथ सोई थी। अब की बार उलझने की बारी मेरी थी। मैंने इसी के लहजे में कहा तो क्या नहीं सोई तुम? वो हंस दी और बोली, मैं अच्छी हूँ लेकिन इतनी भी अच्छी नहीं। अपने कमरे के अलावा मुझे कहीं नींद नहीं आती। और आज जो तो मेरे सर में दर्द था, मैं नींद की गोली खाकर खाने के बाद फौरन ही सो गई थी। यकीनन आपको कोई ख्वाब आया होगा, वरना बस फिर मेरी रूह फिर रही होगी। ये बात कहते हुए वो बहुत हल्की फुल्की थी, गोया इसने मेरी बात को बिल्कुल भी संजीदगी से नहीं लिया था। लेकिन मैं परेशान हो चुकी थी। अटक अटक कर बोली, शम्मा तुम आई थी रात को, तुम्हारी आवाज बदली हुई थी, नजला जुकाम भी था शायद, फिर तुम सो गई कि मैं आज यहाँ लेटूंगी। मैंने तुमसे एक दो बातें की मगर तुमने कोई जवाब नहीं दिया, फिर मैं भी सो गई। सुबह उठी तो वहां से तुम जा चुकी थी। मैंने संजीदगी से इसे पूरी बात बताई मगर वो मान के ही नहीं दे रही थी। पहली बात भाभी, अगर मैं वहां आपके कमरे में आई हूँ और आप जैसे बता रही हैं कि आपने मुझे देखा है, फिर मैं क्यों अपनी बात से मुकरूंगी। दूसरी बात, आप और सभी घर वाले जानते हैं मैं झूठ नहीं बोलती, तो यकीन करें मेरी बात का भले से अम्मा को पूछ लें। इन्होंने ही मुझे दवाई दी थी, फिर मैं कमरे में सो गई और अब आपके सामने अपने कमरे से ही निकल रही हूँ। यकीन करें कोई वहम हुआ होगा या ख्वाब देखा होगा आपने। वैसे भी अकेला इंसान हो तो ऐसे छोटे मोटे वहम हो ही जाते हैं, घबराने की बात नहीं। अच्छा मैं जा रही हूँ, आकर बात करते हैं। इतना बोलकर वो तैयार होने अपने कमरे में चली गई, जबकि पीछे से मैं चुप की चुप खड़ी रह गई। वो सच कह रही थी कि वो झूठ नहीं बोलती, लेकिन मैं भी तो झूठ नहीं बोल रही थी। मैंने भी आंखों देखा हाल ही बयान किया। मैं इसी तरह उलझन में ही थी जब सब घर वालों का नाश्ता बन गया और टेबल पर लगा दिया। बाकी सब ने तो तकरीबन चुप करके खाना खा लिया, लेकिन सास ने बहुत गुस्सा किया। मैंने अंडों की भजिया बनाई हुई थी, लेकिन मेरी अपनी परेशानी, मैं ही वो ठीक नहीं बनी, नमक थोड़ा ज्यादा हो गया था। तो सास ने खूब लत्ते लिए कि यहाँ हम रिज़्क़ का ज़ाया करने के लिए इस घर में नहीं लाते, सारे सालन को बर्बाद करके रख दिया है, जो ज़ाया होगा और किसी के पेट में भी नहीं जाएगा। जहाँ तक वो बोल सकती थी इन्होंने मुझे खूब सुनाई, मैं भी चुप करके सुनती रही। लेकिन आज मुझे इनकी किसी बात से कोई दुख नहीं हो रहा था, क्योंकि मेरे दिमाग में अभी तक रात वाली बात ताज़ा थी। नाश्ते के बाद सारे काम समेट कर फारग हुई तो देवरानी मेरे पास आ गई। इसका पोर्शन हमारे घर में ही था, बल्कि ऊपर वाला पूरा पोर्शन इसका था। वो शायद सास की आवाज सुन चुकी थी, तभी टो लेने की खातिर मुझसे हमदर्दी जताने आ गई। बातों बातों में इसने मुझसे पूछा क्या हुआ था, सुबह अम्मा गुस्सा कर रही थी, तो मैंने साफ इनकार कर दिया कि ऐसी कोई बात नहीं थी, मेरी ही गलती थी, बस समझा रही थी वो। इस बात पर वो तंजिया से मुस्कुराहट के बाद बोली, हाँ बहन, जैसे तो मैं जानती ही नहीं हूँ कि हमारी सास साहिबा के समझाने का अंदाज कैसा है। पता नहीं किस मट्टी की बनी हो तुम्हें, इनसे करवाई बेइज्जती भी इज्जत ही मालूम होती है। इस बात पर मैंने कोई तबसरा भी नहीं किया और चुप करके बैठी रही। वो फिर से बोली कि अपने हक के लिए लड़ो, देखो आज मैं अपने घर की मालकन हूँ,
स्याह करूं सफेद करूं किसी को जवाब नहीं देना पड़ता। काश तुम भी हिम्मत दिखाई होती तो आज जन्नत दुनिया में ही नसीब हो जाती। वो अक्सर ही ऐसी बातें करके मुझे उकसाती रहती थी कि मैं सास के खिलाफ लड़ूं या कुछ कहूं, मगर मैंने पक्का रोजा रखा हुआ था कि सास को कुछ नहीं कहना। एक दिन जरूर होगा जब वो वाकई में मेरी सच्ची नीयत को समझ लेंगी। बस इसी दिन के इंतजार में मैं आज तक खामोशी से सब कुछ देखती चली आ रही थी। मैं चुप कर गई क्योंकि इसी में बेहतरी थी। अगर मैं सास की साइड लेती तो देवरानी मुझे मजीद बातें करके मेरा दिमाग खराब करने की कोशिश करती। कुछ देर बाद मुझसे थक हार कर वो खुद ही ऊपर चली गई, जबकि मैं दोपहर के खाने में मसरूफ हो गई। इतनी देर में बड़ी नन फौजिया किचन में आई और आते ही कुछ फल सब्जियां मेरे सामने रखते हुए बोली, ये काट दो मुझे। मैंने चुपचाप बाकी काम छोड़े और वो सब्जियां काटने में मसरूफ हो गई, क्योंकि वो जितनी अपनी खूबसूरती के लिए तरदू करती थी, छुरी से बहुत दूर भागती थी कि कहीं हाथ पर कोई कट या निशान वगैरह ना पड़ जाए। मैंने जल्दी जल्दी सारे फल और सब्जियां काट कर प्लेट में रखते हुए इसे दिए। वो मुझे बड़े गौर से देख रही थी। अपनी जगह से उठी और वो प्लेट अपने हाथ में लेकर बोली, वैसे जितनी तुम मासूम लगती हो ना, इतनी हो नहीं। मैं खूब समझती हूँ तुम्हारी चाल छोटी थे तो चलो ऊपर का पोर्शन हरपा है, लेकिन तुम पूरी जायदाद के पीछे लगती हो। मैंने चौंक कर फौजिया को देखा, जिसके मुंह से अल्फाजों के बजाय जहर निकल रहा था। मैंने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप अपने काम में मगन हो गई। इस बात ने इसे शोलों पर ला खड़ा किया। सुनो, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, किसी दीवार से नहीं बोल रही। मेरी बात का जवाब दो, उसने बड़े ही बुरे लहजे में कहा। मुझे भी मुड़ना पड़ा। मैंने बड़े आराम से पूछा, क्या जवाब चाहिए आपको? बताएं, आपकी मर्जी का जवाब दे देती हूँ ताकि आपको अच्छा लगे। मेरी बर्दाश्त से ये सब कुछ बाहर हो रहा था। मेरा शौहर या सास ऐसे कहते तो अच्छे भी लगते थे, मगर ये औरत जिसका मुझसे कोई लेना देना नहीं था, कौन होती थी मुझे कटहरे में खड़ा करने वाली? सुलगने के बावजूद मैंने बहुत तहम्मुल से बात की। तुम्हें तो मैं बताती हूँ, इतना बोलकर वो खतरनाक तेवरों से मेरी जानब बढ़ी और मेरे बाल इससे पहले अपने हाथ में लेती इसका हाथ हवा में ही मौलक रह गया और वो कराकर पीछे को हटी। वो दर्द से चीखें मार रही थी। मैं खुद सहम गई, समझने की कोशिश करने लगी कि इसे क्या हुआ है। अचानक से अभी तो अच्छी भली मेरे साथ कुश्ती करने वाली थी, फौजिया की चीखों पुकार सुनकर सास भी वहां आ गई, क्योंकि इस वक्त सिर्फ वही घर पर थी। इन्होंने बेटी को थामा और बाहर बरामदे में चारपाई पर ला जाकर बैठा दिया। साथ ही मुझसे पूछा कि इसे क्या हुआ है। मैं चुप करके खड़ी रही। आपकी मर्तबा सास ने दरुस्ती से पूछा, नूर मैं कुछ पूछ रही हूँ, फौजिया को क्या हुआ है? मैंने धीरे से कहा, ये मुझे मारने के लिए आगे बढ़ी, मगर इससे पहले मुझ पर हाथ उठाती दर्द से कराहने लगी। मुझे नहीं पता ये सब क्या हुआ है, कैसे हुआ है। ये सुनकर सास ने हैरानी से बेटी को देखा, मगर वो दर्द से मसलसल तड़प रही थी। सास चुप कर गई और मुझे इस जे हाथ पर इस्त्री से टकोर करने का बोला। मैं जल्दी से इस्त्री ले आई। तब सास ने मुझे तंबीह की कि अगर इसमें तुम्हारा कसूर हुआ ना, तो नूर कसम ले लो तुम्हें वापस तुम्हारे घर भिजवा दूंगी। इतना बोलकर वो दोबारा से बेटी की जानब मगन हो गई, जबकि मेरा दिल कट कर रह गया। आखिर इसमें मेरा क्या कसूर है? इस घर में थोड़ी सी भी तकलीफ हो किसी को तो मुझे बात बात पर घर भेजने की धमकियां मिलने लगती। मैं चुप कर गई। अभी बोलकर अपनी शांत बलवाने वाला ही हाल था। सास ने तेल की मालिश की, हर तरह से हर टोटका फौजिया पर आजमाया, मगर इसका दर्द ठीक होकर नहीं दे रहा था। तब तक मेरे शौहर भी वापिस आ गए। वो दूसरे शहर गए थे, अचानक ही आए। अभी इन्होंने 2 दिन बाद आना था, लेकिन सरप्राइज के चक्रों में इन्होंने बहन की ये हालत देखी तो फौरन इसे अस्पताल लेकर चले गए। सास भी इनके साथ ही चली गई, जबकि पीछे से जाए नमाज मैं बिछाकर दुआ करने लगी कि फौजिया को कुछ भी ना हो, वरना सारा मलबा मुझ पर गिरेगा। मैंने बहुत दुआ की, लेकिन जब वो घर वापस आई तो दिल दहला देने वाली खबर सुनने को मिली। डॉक्टरों की रिपोर्ट के मुताबिक फौजिया बहुत कमजोर है और इसी कमजोरी के बायस हाथ की नाड़ें एक दूसरे पर चढ़ गई। अब ये ना जाने कब ठीक होंगी, लेकिन तब तक मेरी नंद इस हाथ से कोई काम नहीं कर सकती थी। अगर तो ये ठीक ना हुआ तो ये हाथ हमेशा के लिए बेजान भी हो सकता था। घर आए तो फौजिया चीख चीख कर मुझे कोस रही थी। इसी की वजह से मेरे साथ ये हुआ है। सास इससे पहले मुझे कुछ कहती, मैं समझ गई अब मेरे बोलने का वक्त आ गया है।
अगर अब न बोली तो सारी उम्र के लिए ये इल्जाम मेरे पल्ले पड़ जाएगा। मैंने जल्दी से आगे बढ़ कर कहा, आपको अगर मैंने हाथ भी लगाया तो बताएं, मैं यहाँ पर हर सजा भुगतने को तैयार हूँ। अगर नहीं लगाया तो फिर ये इत्तेफाकन हुआ है और मेरी बदकिस्मती ये है कि इस वक्त मैं वहां पर मौजूद थी। मैंने ये बात इंतहाई ऊंची और मजबूत लहजे में की थी। मैं देख सकती थी सास तो सास, मेरा शोहर और नंद भी चंद पल के लिए सन्नाटों में चले गए, क्योंकि इन्होंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मैं यूं और वो भी अपने हक के लिए बोलूंगी। ये सुनकर शोहर ने तो कुछ नहीं कहा और सास ने मुझे चुप करवा दिया कि चुप कर जाओ, यहाँ मेरी बेटी इतनी बुरी हालत में पड़ी है और तुम्हें अदालत लगाने का शौक है। नंद चीख कर बोली, ये सब इसी की वजह से हुआ है। मगर सास या शोहर ने इसकी किसी बात पर ध्यान नहीं दिया। वो दोनों इसे चुप करवाने में ही मसरूफ थे। मुझे वाकई फौजिया के साथ हुआ वाकया बहुत परेशान कर रहा था। मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी कि इसके साथ ऐसा हो। अगर ऐसा ही था तो कम से कम मुझे थप्पड़ लगा लेती, वरना जो हुआ है इसके साथ बहुत बुरा हुआ है। मेरे दिमाग में ये बात जड़ पकड़ चुकी थी। मैं बार बार इसी के मुताल्लिक सोच रही थी। मेरे शोहर कमरे में आए तो वो भी चुप चुप लग रहे थे। मैंने आगे बढ़कर जल्दी से कहा, वकास मैंने कुछ नहीं किया, आप अम्मा को समझाएं ना, वो पता नहीं क्या समझ लेंगी। यकीन करें फौजिया मुझ पर हाथ उठाने वाली थी। इससे पहले हाथ मुझ पर उठता फौजिया के हाथ में शदीद दर्द उठा, यहाँ तक कि वो दर्द से कराहने लगी। वकास ने चुप करके मेरी बात सुनी, फिर धीरे से बोले, जाओ खाना ले आए। रात से कुछ नहीं खाया, सोचा था घर जाकर खाऊंगा, मगर अफसोस यहाँ एक नया ही कट्टा खुला हुआ है। मैं जल्दी से भागकर वकास के लिए खाना लेने चली गई और मुसलसल यही दुआ कर रही थी कि वकास बहन का कसूरवार मुझे ना ठहराएं। वकास ने चुपचाप खाना खाया और बोले, अगर फौजिया तुम्हें कुछ भी कहे तो चुप करके उसकी बात सुन लेना, समझ रही हो ना, कोई जिद ना करना। मैंने इस बात में सर हिलाया और अंदर कहीं ये खटका तो खत्म हुआ कि वकास मुझे बुरा भला कहेंगे। वकास इतना बोलकर वहां से चले गए, जबकि पीछे से मैं मुतमईन सी हो गई। इसके बाद वो रात को घर वापस आए। मैं जब दरवाजा खोलने गई तो फौजिया बरामदे में बैठी हुई थी। जब दरवाजा खोलकर आई तो मेरे पीछे वकास थे। फौजिया चीखते हुए बोली, तुम्हारी बीवी ने मुझे अपाहज कर लिया है, अभी तक इसके पल्लू से बंधे हो, तलाक क्यों नहीं दे देते इसे। वो बहुत बदतमीजी से बोल रही थी। तभी मैंने वकास को देखा तो इनकी आंखें एकदम से सुर्ख हुईं और वो आगे बढ़ के फौजिया से बोले, वो मेरी बीवी है, खबरदार इसके मतलब कुछ कहा हो, और अगर अपाहज नहीं होना चाहती थी तो इस पर ये सब उठाने से पहले सोचना चाहिए था। ये सब तुम्हारे अपने कर्मों की सजा है। इतना बोलकर वो छत पर चले गई और मुझे मना कर दिया कि खबरदार कोई मेरे पीछे ना आए। फौजिया बीबी न जाने क्या कुछ बोलती चली जा रही थी। मैं अपने कमरे में आ गई। पहले किचन में काम समेट रही थी तो शाम से कमरे में नहीं गई, लेकिन कमरे में जाकर देखा तो ठटक कर रह गई, क्योंकि सामने ही बिस्तर पर वकास लेटे हुए थे। उनका मूड भी बिल्कुल दुरुस्त लग रहा था। ये देखकर तो मेरे रोंगटे ही खड़े हो गए। अगर वो यहाँ हैं तो अभी छत पर कौन गया? मेरे सामने ही तो ये आए और छत पर गए, फिर बिस्तर पर 2 मिनट में कैसे पहुंच गए? मैंने डरते डरते पूछा, आप छत पर नहीं गए थे? तो वो मुझे हैरत से देखते हुए बोले, मैंने छत पर क्या करने जाना था। इसी जुमले ने मेरे रहे सहे उसान भी खता कर दिए। मैंने जल्दी से कहा, आप अभी वापस नहीं आए क्या? तो वो हंज्यूम साहब का लहजे में बोले, नहीं, मुझे तो वापस आए 1 घंटा हो गया है। तुम किचन में मसरूफ थी तो नहीं बुलाया और चुपचाप कमरे में आकर लेट गया। वैसे भी मैं फौजिया से बच रहा हूँ, मुझे देखकर तुम्हारे मतलब कड़वी बातें ही करेगी, तभी नजर बचाकर यहाँ लेटा हुआ हूँ। वो तो अपनी जानब से बोलकर छूट गए, लेकिन इसके बाद मेरी जो कैफियत हुई सिर्फ मैं ही जानती थी। ये सब मेरा वहम नहीं हो सकता था, किसी सूरत भी वहम नहीं था। अभी अभी 5 मिनट पहले ही तो वो फौजिया को मेरे सामने सुनाकर छत पर गई। फिर ये किस किस्म का मजाक हुआ? मेरा दिल चाह रहा था चिल्ला चिल्ला कर पूछूं, मगर मैं चुप रही। अब जब्त करना बहुत मुश्किल हो गया तो मेरा ब्लड प्रेशर अचानक से हाई हो गया। वकास डर कर उठे और जल्दी से बीबी ऑपरेटस से मेरा बीपी चेक किया तो वो बहुत हाई था। वहीं पर शमा भी मुझे संभालने के लिए आ गई, जबकि फौजिया बाहर बैठे चीख रही थी कि बीवी का थोड़ा सा बीपी हाई किया हुआ, आसमान सर पर उठा लिया है। यहाँ बहन अपाहज हो गई तो इसे ताने देकर वो चलता बना। कुछ ही देर में मेरा बीपी संभला तो वकास बड़े गुस्से में कमरे से बाहर गए। इसकी बातों की आवाजें अंदर तक आ रही थी। बाहर जाकर वो संजीदगी से बोले, फौजिया क्या हुआ है?
जो होना था हो गया, अब क्यों लेकर पीट रही हो? इस बात पर वो तलमलाते हुए बोली, ये बकवास मेरे साथ ना करो, अब अम्मा खड़ी है तो अच्छे बन रहे हो। वही सब कुछ कहो जो कुछ देर पहले यहाँ बोल कर गए थे। ये सुनकर मेरे जिस्म का रवां रवां खड़ा हो गया। यानी जो कुछ देर पहले हुआ वो मेरा वहम नहीं था, हकीकत थी, और इसकी एक गवाह फौजिया भी थी। अम्मा ये ड्रामे कर रहा है, अच्छा बन रहा है आपके सामने। मुझे कहता जो हुआ है मेरे साथ मेरी वजह से ही हुआ है ये सब। सास ने गुस्से से पूछा, क्यों वकास, ऐसा ही हुआ था? तो वो बार बार इस बात की नफी करते हुए बोले, अम्मा ऐसा कुछ नहीं हुआ, मैं तो छुपकर कमरे में गया था कि फौजिया ने देख लिया तो बातें सुनाएगी। फिलहाल मुझे इसके साए से भी दूर रहना चाहिए। पता नहीं ये कौन से ख्वाब देख रही थी जो इसे हकीकत लगने लगे हैं। इस बात पर फौजिया तलमला गई, और क्या मेरी बात पर यकीन नहीं आता तो इस कलमोही को बुलाकर पूछे, वो भी थी, इसके पल्लू से बंधा है ना, तो इतनी लंबी लंबी बातें कर रहा है। ये सुनकर मैं एकदम परेशान हो गई कि मुझे क्या कहना चाहिए। मैं समझ सकती थी वकास ऐसा कभी भी अपनी बहन को नहीं कह सकते, जबकि इन्होंने ये जुमले अदा किए थे तो मैं खुद हैरान थी कि भला इन्हें क्या सूझी ये सब कहने की। लेकिन अब मुझसे पूछा तो मैं क्या जवाब दूंगी। मैं इसी सोच में गुम थी जब सास की कड़क आवाज मेरे कानों में पड़ी। वो मुझे बुला रही थी। अब मरती क्या ना करती, मुझे जाना ही था। और मैं वहां पहुंच गई जहां सब घर वाले मौजूद थे। मैंने देखा देवरानी भी सीढ़ियों पर खड़ी ये सारा तमाशा देखने में मगन थी। मैंने खुशक हलक को थूक से तर्क करते पूछा कि क्या काम है, तो सास ने अपनी पाटदार आवाज में पूछा, सच सच बताओ, ये जो वकास ने मेरी बेटी को सब कुछ कहा है तुम्हारी शह पर ही कहा है ना? मैंने नफी में सर हिलाकर कहा, अम्मा वकास तो कमरे में थे, 1 घंटा हो गया है इन्हें घर आए हुए। मगर फौजिया चीख पड़ी, मक्कार औरत मेरे साथ मकरू करती है। अभी तुम्हारे शोहर ने यहाँ पर बकवास की थी मेरे सामने, फिर छत पर चला गया। भूल गई हो सब? मैं चुप रही, लेकिन कोई ताकत मुझे बोलने पर मजबूर कर रही थी, और ना चाहते हुए भी मुझे बोलना पड़ा। मैंने धीरे से वही कहा जो सच था। यकीन करें ये जुमला मैंने ना खुद सोचा था ना ही बोलना चाहती थी, मगर न जाने कब और कैसे ये अल्फाज मेरे मुंह से अदा हो गए। मुझे खुद अंदाजा नहीं था। तब इल्म हुआ जब मैं ये सब कुछ कह चुकी तो जल्दी से मुंह पर हाथ रखकर खुद को बोलने से रोका। मेरी बात सुनकर वकास ने मुझे कमरे में जाने का बोला तो मैं भागती हुई कमरे में चली गई। पीछे वो संजीदगी से कह रहे थे, पहले नूर पर इल्जाम लगाया आपकी बेटी ने, मुझे भी अंदर कहीं लगता था शायद इस सब में नूर की गलती हो, वरना फौजिया क्यों इसे यूं बार बार कहेगी। लेकिन अब मुझे यकीन हो चुका है इन सब में नूर की कोई गलती नहीं, क्योंकि फौजिया अगर अपने भाई पर इल्जाम लगाने से नहीं चूक सकती तो वो किसी को भी सता सकती है। अब अगर किसी ने मुझे या नूर को बिला वजह कोई बात की तो अच्छा नहीं होगा। इतना बोलकर वो कमरे में आ गए, जबकि मेरी हालत बहुत खराब हो रही थी। मेरा पीला रंग जर्द पड़ता देखकर वो ठिठक कर रुके और जल्दी से पूछा, तुम्हें क्या हुआ है? मैंने नफी में सर हिला दिया, मगर वो वाकई में परेशान लग रहे थे। मैंने जल्दी से बात संभाली और कहा, आपने पहली मर्तबा मेरा ऐसे साथ दिया है तो मुझे खुशी हो रही थी। वो मुस्कुरा दी और बोले, बहुत अजीब हो तुम, अपने लिए कुछ नहीं बोलती और अगर दूसरा कोई बोले तो इससे खुश होने के बजाय रोना शुरू कर देती हो। फिर वकास सो गए, मगर नींद मेरी आंखों से काफी दूर थी। मैंने सोने की बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे नींद आके नहीं दे रही थी। आधी रात तक जब नींद नहीं आई तो मैं उठकर बाहर आ गई। मेरे दिमाग में वही बातें घूम रही थी जो रात को पेश आई थी। ऊपर से मुझे शम्मा वाली बात भी याद आ गई जो वो मेरे कमरे में रात को रुकी थी। अब मुझे यकीन हो चुका था कि जरूर कुछ ऐसा वैसा है जिसे मैं समझ नहीं पा रही हूँ। जो कुछ था वो मैं सोचना नहीं चाह रही थी। मैं सेहन में नीचे ही बैठ गई। वहां ठंडी हवा चल रही थी। सेहन में बैठे बैठे थक गई तो सोचा क्यों ना चाय बनाकर पी लूं। ये सोचकर किचन में गई तो हैरत की इंतहा ना रही। किचन की स्लीप पर एक भरा हुआ चाय का गर्मा गर्म मग पड़ा हुआ था। मैंने इधर उधर देखा कि किसी और घर के फर्द ने तो अपने लिए नहीं बनाई, मगर ऐसा कुछ नहीं था। इस वक्त कोई भी नहीं जाग रहा था। मेरे ख्याल में ये ख्याल बहुत पुख्ता आया कि ये चाय मेरे लिए बनाई गई है। जरूर ये इसी ने बनाई होगी जो इस घर में मेरी मदद करता फिर रहा है। रात का पैर था। ख्याल इतना शदीद था कि इन सब में अजीब लग रहा था।
तो मुझे डर बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। हालांकि मुझे डरना चाहिए था, लेकिन मैं बिल्कुल नॉर्मल थी। मैंने आगे बढ़कर वो चाय का भरा मग उठा लिया और पीने लगी। ऐसे मजे की चाय मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं पी थी। वो चाय पीकर यूं महसूस हो रहा था गोया इस दुनिया की नहीं है। मैंने बहुत लुत्फ उठाकर वो चाय पी और फिर मग धोकर वापस स्टैंड पर टांग दिया। चाय पीने के बाद जो भी बातें मेरे दिमाग में चल रही थी एकदम से रुक गईं। मुझे नींद के झोंके आने लगे। मैं नहीं जानती मैं कमरे तक कैसे पहुंची, शायद उड़ते हुए या शायद मुझे वहां कोई छोड़ गया। बस मैंने एक बार खुद को किचन में देखा तो दूसरी बार मैंने खुद को बिस्तर पर पाया। सुबह सोकर उठी तो बहुत हल्की फुल्की, मुझे रात वाली कोई भी बात याद नहीं थी। बस दिमाग में जैसे हर तरह का बोझ उतर गया था। मैं खुश भी थी, सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। मैंने नाश्ता बनाया तो सास ने मुझसे सीधे मुंह बात ही नहीं की। बड़ी नन तो अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकली। रही बात शमा की तो वो बड़ी बेचारी भी उलझी हुई थी। इसे समझ नहीं आ रहा था कि मुझसे बात करे या नहीं। मैं बहुत हैरान हुई कि सब लोगों का रवैया मुझसे ऐसे क्यों है, जबकि कोई भी बात नहीं हुई। इसी वक्त मुझे रात याद आया कि रात को कुछ अजीब हुआ था। शायद ये इसी का असर है, वरना ये लोग मुझसे क्यों मुंह बनाने लगे। मैंने जल्दी जल्दी नाश्ता बनाया और बैठकर सोचने लगी कि ऐसा क्या हुआ है रात को। मगर दिमाग पर बहुत जोर डाला, कुछ भी समझ नहीं आया। अलबत्ता सर में दर्द हो गई थी। मैंने चाय बनाने के लिए रखी तो अचानक से दिमाग में जमाका हुआ और मुझे चाय से याद आया कि मैं आधी रात को उठी थी, फिर चाय के मतलब कोई बात हुई थी, मगर क्या। एक मर्तबा फिर मैं उलझ गई। तभी मुझे सब कुछ याद आ गया तो मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने जल्दी से चाय पर ही चूल्हा बंद कर दिया और वहीं फर्श पर बैठकर ठंडा पानी वटावट रहा गई। वो कौन है, आखिर कौन। इसी के साथ रात वाला सारा वाकया भी एक फिल्म की मानद दिमाग की स्क्रीन पर चलने लगा। तो मुझे समझ आया कि सास और नंदू का रवैया ऐसे क्यों था। विकास तो सुबह सवेरे ही उठकर घर से बाहर चले गए थे, जबकि मैं नाश्ते की तैयारी में लग गई। अब भी मैंने चाय सिंक में गिरा दी और कमरे में वापस आ गई। अचानक से दर्द से सर के बाल में उठ रहे थे। मैंने सर दर्द की गोली तलाशनी चाही, मगर सारे दराज खंगाल लिए, लेकिन वो गोली नहीं मिली। अलबत्ता मुझे वहां कुछ ऐसा मिला जिससे मुझे समझ आ गया कि मेरे साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा है और किसके कहने पर हो रहा है। वो कौन है जो मेरी मदद कर रहा है। इन तमाम सवालों के जवाब मेरे सामने एकदम वाजिया हो गए और मैं वो चीज देखकर सुनाटे में रह गई। सोच भी नहीं सकती थी कि ये देने का मकसद मेरे ससुराल में इन सब वाकयात का सबब बन जाएगा। मुझे समझ नहीं आया कि मैं इस बात पर दुखी हूँ या खुश हूँ। मेरे जहन पर वो तमाम वाकयात नाचने लगे जो बचपन से अब तक मैंने अपनी पूरी जिंदगी में देखे थे। मेरा घराना मतवसत था, ना ज्यादा अमीर और ना ही बहुत ज्यादा गरीब। बस इतना था कि 2-3 वक्त की रोटी और बाकी जरूरत का सारा सामान पूरा हो जाता था। हम 5 बहनें थीं और 2 भाई। मैं सबसे छोटी थी और इसी वजह से पूरे घर की लाडली भी थी। अम्मा सादा सी घरेलू औरत नहीं थी, बल्कि वो बहुत पुरइसरार थी। अक्सर तो मुझे अम्मा से बहुत डर लगता। अब्बा भी पुरइसरार थे। कभी उन्होंने खुलकर अपना कोई राज हम बहन भाइयों को नहीं दिया था। अजीब बात इन सब में ये थी कि ना अब्बा कमाते थे और ना ही अम्मा, लेकिन फिर भी न जाने कैसे हमारे घर के अखराजात बहुत अहसन तरीके से पूरे हो जाते थे। मुझे अच्छे से याद है, मैंने अपनी सहेली की सोने की बालियां पहनी देखी तो मेरे दिल में भी ख्वाहिश उभरी कि काश मैं भी ऐसी बालियां पहनूं। लेकिन मसला ये था तो मुझे अब्बा और अम्मा दोनों से बहुत डर लगता था। इन दोनों से बात सिर्फ जरूरत के तहत ही मैं करती थी। बाकी सब बहन भाइयों का भी यही हाल था। इसी वजह से हमारे घर में हर वक्त खामोशी छाई रहती, बिल्कुल शोर नहीं होता था और लड़ाई झगड़े वाली तो बात ही नहीं थी। तो ये ख्वाहिश उभरी कि मेरे दिल में काश मैं भी ऐसी जैसी बालियां लूं और इसे दिखाऊं, क्योंकि वो तो बहुत अमीर थी, सब कुछ ले सकती थी, पर मैं अमीर नहीं थी। ये बात मैं जानती थी। अब मैं दिन रात हर वक्त इसी के बारे में सोचूं, मगर इतनी हिम्मत नहीं हुई कि अम्मा या अब्बा से अपनी ख्वाहिश का इजहार करके वो बालियां हासिल कर लूं। अम्मा ने 2 दिन बाद अचानक से मुझे पूछा, नूर क्या बात है, कुछ चाहिए। मैं अम्मा को देखकर डर गई। वो बहुत पुरइसरार लग रही थी और इनकी आंखों की रंगत भी बड़ी मतगय्यत सी थी। डर के मारे मैंने नफी में सर हिला दिया और कहा, नहीं कुछ नहीं चाहिए। ये बात सुनकर अम्मा मुस्कुरा दी और बोली, डरो नहीं, बताओ क्या चाहिए।
मगर मेरे दिल में खौफ बैठ चुका था। मैंने मना कर दिया कि नहीं अम्मा, ऐसी कोई बात नहीं है। अम्मा ने धीरे से कहा, माँ हूँ मैं तुम्हारी, हम जानते हैं तुम्हें वो बालियां चाहिए। ऐसा करो, अपनी अलमारी खोल कर देखो, अंदर एक डब्बी पड़ी होगी। ये बात सुनते ही मेरा दिल बड़ी तेज रफ्तारी से धड़कने लगा। मैं छलांग लगाकर बिस्तर से निकली और जल्दी से अलमारी खोली। सामने ही एक लाल रंग की मुखमली डबिया पड़ी थी। मैंने वो डबिया उठाकर देखी तो अपने हाथ में लेते ही बड़ा नरम गरम सा एहसास हुआ। ऐसा लग रहा था किसी ने मेरा दिल निकाल कर मेरी हथेली पर पकड़ा दिया हो। मैंने धड़कते दिल के साथ वो डबिया अम्मा के हवाले की तो इन्होंने मुस्कुरा कर कहा, नूर ये तुम्हारे लिए है, खुद खोलो इसे। मैंने सांस रोककर वो डबिया खोली। अंदर भरी खूबसूरत बालियां थी। वो बालियां मेरी सहेली की बालियों से बड़ी थी और इससे कहीं ज्यादा खूबसूरत थी, जैसी मैंने सोची थी। मैंने अम्मा से पूछा, ये मेरे लिए हैं? तो वो मुस्कुराकर बोली, हाँ चंदा, ये तुम्हारे लिए हैं। मैंने चमकती आंखों से इन बालियों को दोबारा देखा और कहा, अम्मा लेकिन मैंने तो आपको कहा ही नहीं था। फिर आपको कैसे पता चला? इस बात पर वो संजीदगी से बोली, यही तो बात है नूर, तुमने हमें नहीं बताया, हम तुम्हारी माँ हैं। बेटा, ख्वाहिश को दिल में नहीं रखते, आइंदा कुछ भी चाहिए हो तो बताना जरूर, हम जरूर दिला देंगे अपनी लाडो को। ये बात सुनकर मुझ में एक नई फुर्ती सी भर गई और बगैर कुछ सोचे समझे उठकर अम्मा के गले लगी। वो भी बहुत खुश दिखाई दे रही थी। इसके बाद मेरा डर कम होता होता मुकम्मल तौर पर खत्म हो गया। मुझे जो चाहिए होता मैं अम्मा से इसकी फरमाइश कर दिया करती थी। इन सब के बावजूद अम्मा की पुरइसरारियत खत्म नहीं हुई थी। वो हमेशा ही मुझे चौंका दिया करती थी। अम्मा से तो फिर भी बातचीत हो जाती। अब्बा तो यूं थे गोया सालों से ना बोले हों, लेकिन जब बोलते तो इनका रौब ऐसा होता सब में थरथरी मच जाती। हमारे घर लोग आया करते थे। अम्मा औरतों से बात किया करती थी और अब्बा मर्दों से बात करते थे। हमारे घर में एक बड़ा कमरा था। वो कमरा एकदम खाली था और दीवार में इससे छोटी अलमारी बनी हुई थी जिसे हर वक्त ताला पड़ा रहता था। इस कमरे की सफाई अम्मा खुद किया करती। जब भी कोई औरत आती तो अम्मा इसे इस कमरे में ले जाती और फिर दरवाजा बंद हो जाता। कभी कभार तो घंटों गुजर जाते और कोई बाहर नहीं निकलता था। अम्मा की सख्त हदायत थी कि कुछ भी हो जाए कोई मुझे इस वक्त तंग नहीं करेगा जब मैं कमरे में मौजूद होंगी, और हम सब बहन भाई इस बात की पैरवी करते थे। कमरे का दरवाजा एक अंदर था और एक बाहर। अंदर घर वाला दरवाजा अम्मा इस्तेमाल करती थी और बाहर वाला दरवाजा अब्बा इस्तेमाल करते थे। जब किसी मर्द के साथ इनकी बैठक होती तो घर वाला दरवाजा बंद हो जाता। हम सब बहन भाइयों को तजस्सुस भी था कि आखिर ये क्या माजरा है। हम सब कभी कभार इस खोज में भी निकल पड़ते मगर कभी भी कुछ भी हाथ नहीं लगता था। अव्वल बात से वाकिफ सिर्फ बड़ी आपा थी, मगर वो भी हर वक्त चुप चुप रहती थी। अगर हम इनसे कुछ पूछते तो शी करके चुप करवा देती। इनका मानना था कि तुम लोगों का काम नहीं तो इससे दूर रहो। अगर जान गए ना तो क्या होता है, तो रातों की नींदें हराम हो जाएंगी तुम लोगों की। अम्मा अब्बा ने बड़ी आपा की शादी कर दी मगर बड़ी सादगी से की। जो पहला रिश्ता आया इसके साथ ब्याह दिया। मैं तो बहुत खुश थी। मैंने शादी पर बहुत मजा किया, लेकिन एक चीज जिसने मेरी तवज्जो खींची वो मुखमली थैली में कोई चीज थी जो अम्मा ने आपा को दी थी। आपा ने वो थैली देखी, फिर इन्होंने साफ इनकार कर दिया कि नहीं, इन्हें वो नहीं चाहिए। अम्मा ने बहुत समझाया कि तुम्हारी बेहतरी और भलाई की खातिर है, मगर आपा का इनकार इकरार में नहीं बदल सका। बाला आखिर अम्मा को हार मानना पड़ी। बड़ी आपा के बाद छोटी आपा की बारी आई तो अम्मा ने इन्हें भी वही थैली दी, मगर इन्होंने भी इनकार कर दिया। इस मर्तबा मेरा तजस्सुस अरूज पर पहुंच चुका था कि आखिर इस थैली में क्या है जो अम्मा सबको देती है और कोई भी नहीं लेता। एक रोज मैंने अम्मा से पूछ ही लिया तो इन्होंने कहा, जब सही वक्त आएगा तब बता दूंगी, और ऐसा करना तुम वो थैली ले लेना। मैं देख चुकी हूँ मेरी औलाद में से कोई भी वो नहीं। तुम्हारा सवाल तो अब मैं वो किसी और को नहीं दूंगी। ये बात सुनकर मेरा तो तजस्सुस मजीद भर गया। मैंने पूछा, अम्मा इसमें क्या है ये तो बताएं, मगर वो नसीने सर हिला कर रह गई। फिर धीरे से बोली, नूर जानती हो तुम्हारे अब्बा और हम क्या काम करते हैं? मैंने कहा कि दुखी लोगों की बातें सुनकर इनका दिल हल्का करते हैं, मगर अम्मा नफी ने सर हिलाकर बोली, बात ये भी किसी हद तक सच है मगर ये मुकम्मल सच नहीं है। फिर मैं चौंक गई। अम्मा सरगोशी में बोली, नूर जानती हो हम लोगों की मदद करते हैं। कैसी मदद? मेरे पूछने पर वो बोली, जिन लोगों पर बुरी नजर होती है इन्हें छुटकारा दिलवाते हैं इस बुरी नजर से। कैसी बुरी नजर अम्मा? मेरा अगला सवाल तैयार था। बेटा, दूसरे मखलूक की बुरी नजर, अक्सर वो मखलूक
अच्छे भले इंसानों पर अपनी बुरी नज़र डालकर इन्हें अपने बस में कर लेते हैं और फिर हम इनकी मदद करते हुए वो बुरी नज़र इनसे दूर कर देते हैं, जिससे हमें पैसे भी मिलते हैं। ये सब बातें मेरे लिए नई कम खौफनाक ज़्यादा थी। अम्मा ने जहाँ तक हो सकता था महज़्ज़ब अल्फाज का इस्तेमाल करके मुझे समझाया। अम्मा, जिन्नों की बातें कर रही हैं आप? मैंने खौफ से पूछा तो इन्होंने झट से अपना हाथ मेरे मुंह पर रख दिया और कहा, ऐसे नहीं पुकारते इन्हें, वरना वो आ जाते हैं और अगर कोई मखलूक आ जाए तो फिर इससे छुटकारा पाना मुश्किल हो जाता है। मैं सहम कर अम्मा के करीब हुई तो मुझे ख्याल हो आया, अम्मा भी तो जिन्नों से मिलती हैं। इन्हें देखती हूँ तो ये ख्याल इतना मजबूत था कि मैं चारपाई पर इससे बहुत दूर होकर बैठ गई। इन्होंने भी ये बात महसूस की, लेकिन चुप रही, क्योंकि मेरे खुद के लिए ये शौक बहुत बड़ा था। अब अब्बा भी यही काम करते हैं। इस पर अम्मा ने इस बात में सर हिला दिया। मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं किधर जाऊं, क्योंकि वो जिन जो मुझे बचपन से ही खौफजदा कर देने की सलाहियत रखते थे, इनका वास्ता मेरे वालिदैन से पड़ता था और वो ये रोज सोचकर ही मेरे तो रोंगटे खड़े हो जाते थे। मेरी आंखों से दिलातर दूध आंसू बहने लगे। अम्मा ने प्यार से पूछा, क्यों रो रही हो? तो न जाने कैसे मैंने कहा, अम्मा मुझे डर लग रहा है, आपसे भी अब्बा से भी। मुझे नहीं रहना इस घर में। वो बेबसी से मुझे देख कर रह गई। उन्होंने कहा, बेटा, जिन अच्छे भी होते हैं, मदद करते हैं इंसानों की। लेकिन अब ये सब बातें मुझ पर असर करने वाली नहीं थी। मैं चारपाई से उतरकर कमरे में चली गई, मगर ये जिन्नात का खौफ कमरे में ज्यादा हावी हो गया मुझ पर। मैं बाहर वापस आ गई। अम्मा बेबसी से मुझे देखती जा रही थी। धीरे से बोली, नूर बच्चे, इसी वजह से हम ये सब तुम्हें नहीं बताते थे। लेकिन बच्चा, परेशान नहीं होना, हम हैं ना तुम्हारे साथ। तुम्हारे अब्बा हैं, कुछ नहीं कहेंगे। वो सब तुम्हें और अपने बहन भाइयों को मत बताना, वरना तुम तो संभल जाओगी। इन्हें संभालना मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। अम्मा के लहजे में फरियाद थी, जिसे सुनकर मैंने नजरअंदाज कर दिया। जो भी था, अब मैं अम्मा के गले कभी नहीं लगूंगी, ये सोचकर मैंने खुद को तसल्ली दी। बाद में मुझे ख्याल आया कि मेरी बालियों वाली ख्वाहिश भी जिन्नों ने ही अम्मा को बताई होगी। उफ, वो मेरी सारी बातें अम्मा को बताते होंगे। इस ख्याल के बाद और कुछ होना हो, मैं बहुत शरीफ बन गई थी। ऐसी कोई हरकत नहीं करती थी जिसका डर मुझे होता कि जिन अम्मा को बता देंगे। इस घर में सारी जिंदगी ऐसे ही डरते डरते मैंने गुजार दी और वाकई इस रोज के बाद मैंने दोबारा कभी भी अम्मा को अपने करीब भी नहीं आने दिया। बाकी बहन भाइयों की शादियां भी हो गईं। मेरी बारी आई तो अम्मा ने बड़ी और छोटी आपा के बाद मुझे वो थैली दे दी। मैंने इनकार करना चाहा तो अम्मा ने मुंह पर हाथ रखकर रोक दिया कि इनकार ना करना, रखो इसे। मैंने मजबूरन वो मुखमली थैली हाथों में ले ली। खुदा जाने इसमें क्या था। इसके बाद मैंने अपनी पूरी जिंदगी इस थैली को पलट कर नहीं देखा। मेरी शादी हो गई और मेरा ससुराल अच्छा खासा था। ऊपर से सबके नखरे भी अरूज पर थे। लेकिन मुझे घर बसाना था तो ये सबसे बड़े बड़े आराम से जबत और बर्दाश्त करती गई। मेरी शादी के 6 माह तक अम्मा जिंदा रही। इसके बाद इनकी वफात हो गई। रात को सो रही थी, अचानक से दम घुटा और वहीं पर वो जान से चली गई। खैर, सब बहन भाइयों के ब्याह हो चुके थे तो किसी को इतना ज्यादा अम्मा का जाना महसूस नहीं हुआ। वैसे भी हम बच्चे अपने वालिदैन से एक खास फासले पर थे। अम्मा के इस दुनिया से जाते ही पता चला कि अब्बा भी वो घर छोड़कर किसी शहरों बियाबान में निकल खड़े हुए हैं। मेरे भाइयों ने इनके मतलब पता करवाने की बहुत कोशिश की, मगर आज तक अब्बा का कोई पता नहीं चल सका। शायद शादी सही जा रही थी, छोटी मोटी मुश्किलात आती रहती थी जो सुबह को होती और शाम को खत्म हो चुकी होती। मैंने ये महसूस नहीं किया कि ऐसा भी हो रहा है मेरे साथ, क्योंकि वो बहुत कुदरती तरीके से हल हो जाती थी। इस रोज सब्जी बनना पहली मर्तबा था जो मैंने बकायदा महसूस किया। तब अम्मा की वफात को 40 दिन मुकम्मल हो चुके थे। फिर शम्मा का मेरे कमरे में आना और अगली सुबह इसका मुकर जाना। मैं तो नहीं आई। फिर फौजिया का मुझ पर हाथ उठाना, मगर मौजूदाती तौर पर इसी वक्त इसका हाथ का बेबस हो जाना जब वो मुझ पर उठने ही वाला था। फिर वकास की वो सब बातें जिनकी गवाह मेरी अलावा बड़ी नंद भी थी, ये सब कुछ मेरे दिमाग को उलझा रही थी। इसके अलावा तहज्जुद के वक्त मेरी चाय की तलब पर किचन में भरा हुआ चाय का मग मौजूद होना, ये सब वाकयात देखकर मुझे शक हो गया। लेकिन जिस बात पर शक हुआ, मैं इस पर यकीन नहीं करना चाहती थी। फिर वो थैली दोबारा सामने आना। शादी के बाद मैंने इस थैली को नहीं खोला था। जब मैंने इस थैली को खोला तो इसमें एक लॉकेट था जो किसी धात से बनाया गया था।
हर जानब से लॉकेट बंद था। देखने में वो बहुत बसीदा लग रहा था। मैंने चारों जानब से इसे घुमा कर देखा तो कहीं से कुछ नहीं मिला। मैंने गौर किया तो वो लॉकेट अम्मा का था, जो वो हर वक्त पहन कर रखती थी। ये सोचते ही मैंने जल्दी से इस लॉकेट को जमीन पर फेंक दिया। दोबारा से थैली खोली तो इसमें एक खत था जो अम्मा ने लिखा था। इसमें ये बात बताई गई थी कि मोहरे जाने के बाद अगर तुम चाहो तो मेरे साथ सारा इल्म हासिल कर सकती हो। ये लॉकेट पहन लेना, फिर मेरे मुवक्किल तुम्हें खुद ही राह दिखा देंगे। अगर तुम ऐसा नहीं चाहती तो इस लॉकेट को तबाह करके फेंक देना। लेकिन एक बात याद रखना, मैंने सारी उम्र पढ़ाई करके हाकिम जिनजादे की पसंद तुम्हें बनाया है। भले से तुम ये लॉकेट तबाह कर दो, मगर वो तुम्हारा असीर हो चुका है। हमेशा तुम्हारी मदद करेगा, तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन शर्त यही है, इसके मतलब कभी भी किसी को मत बताना, और ये खत पढ़ने के बाद इसे भी तबाह कर देना। ये पढ़कर मैं कांप कर रह गई। मैंने इसी वक्त वो खत जला दिया और सोचे समझे बगैर वो लॉकेट भी पानी में डालकर तबाह कर दिया। इन सबको तो मैं अपनी जिंदगी से निकाल चुकी थी, लेकिन हाकिम को कभी नहीं निकाल पाई। वो आज भी मेरे साथ है और मेरे काम बहुत सारे बड़ी आसानी से करके मेरी मदद कर देता है।